गुहिल। यह वल्लभीपुर के राजा शिलादित्य, यह वल्लभीपुर के राजा शिलादित्य तथा उसकी पत्नी पुष्पावती से उत्पन्न पुत्र था। तो वल्लभीपुर पर जब हूणों का आक्रमण हुआ या विदेशी जाति का आक्रमण हुआ, उस समय क्या नाम है इनका? पद्म, पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। और इस पुष्पावती ने इस गुहिल को लालन पालन का काम सौंपा कमलावती को। किसको सौंपा? कमलावती को। तो ये कमलावती ने ही इस गुहिल का बचपन में संरक्षण किया, क्योंकि इधर से वल्लभीपुर के शासक मिट चुके थे और वल्लभीपुर के जो शासक थे वो समाप्त हो चुके थे। उसके बाद में जो इकलौता वारिस हुआ इस वंश का, तो वो था कौन? गुहिल। और गुहिल को लालन पालन का काम किसने किया? कमलावती ने। कमलावती इसे गुहिल को ले जाती है कहाँ पर? मेवाड़। और मेवाड़ के यहाँ पर फिर राजा बनता है कौन? गुहिल। क्योंकि यहाँ मेवाड़ जो क्षेत्र था, ये ध्यान रखना कि ये गुहिल ये ही गुहिल से ही शुरू होता है। किससे शुरू होता है? गुहिल से। इससे पहले यहाँ कोई शासक नहीं था, तो यही गुहिल यहाँ का शासक बनता है। तो अगली लाइन से लिखना, हूणों के आक्रमण की। ये भी आक्रमण कब करती है? लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास ही इसका आक्रमण रहेगा। 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच इसका आक्रमण रहेगा। तो हूणों के आक्रमण कोष्टक में लिखना 524 ईस्वी में वल्लभीपुर के शासक शिलादित्य की मृत्यु के बाद पुष्पावती एक जंगल में चली जाती है या एक गुफा में चली जाती है, जहां गुफा में वह एक पुत्र को जन्म देती है। गुफा में जन्म लेने के कारण यह पुत्र गुहादित्य, गुहराज, गुहिल, गुहाराज या गुहिल कहलाया। गुफा में, क्योंकि गुफा को कहते हैं अपन गुहा, क्या कहते हैं? गुहा। लिखो, मूणोत नैन्सी तथा कर्नल टोड गुहिल वंश की कुल 36 शाखाएं बताते हैं। 24 नहीं 24 करा देता मैं। 36 तो आपकी पहले कराई दी थी। किस में कराई थी? प्रतिहारों में। अब देखो, जो ये झंडा है ये किसका है? गुहिल वंश का। और गुहिल वंश के झंडे में एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन क्या है? तो वो ध्यान रखना, वो इस राज्य का जो झंडा है उस झंडे में एक लाइन लिखी हुई है, और लाइन क्या है? जो दृढ़ राखे। क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म का। किसका? धर्म का। तिहि राखे करतार। तिहि राखे, तो तिहि राखे करतार का मतलब क्या है? भगवान शिव। किसको कह रहे हैं ये? जो दृढ़ राखे धर्म का, तिहि राखे करतार। और करतार का मतलब है भगवान शिव। तो ये इस प्रकार का झंडा है, जहां बीच में लिखा हुआ चित्तौड़। क्या लिखा हुआ है? चित्तौड़। और ऊपर, यहाँ ऊपर देखोगे तो इस कोने के अंदर या इस ब्रैकेट के अंदर एक चीज मंडी हुई है, और वो है दोस्तों सूर्य। क्या मंडा हुआ है? सूर्य। तो इस प्रकार इनके जो झंडा है उसके अंदर सूर्य मंडा हुआ है। इसके अलावा जब आप इधर की साइड देखोगे तो यहाँ मंडा हुआ दोस्तों एक व्यक्ति, और ये व्यक्ति कौन है? ये कहीं न कहीं भील राजा पुंजा है। कौन है? भील राजा पुंजा। एक व्यक्ति इधर भी मंडा हुआ जो कि कहीं न कहीं राठौड़ वंश का, जो आपके जो गुहिल वंश का जो शासक था, इसमें कहीं न कहीं ये बप्पा रावल है। तो यहाँ के जो शासक है जिसके हाथ में एक भाला लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? भाला। और भाला लिया होने के कारण इसको माना जाता है कि कहीं न कहीं ये भील राजा पुंजा है। कौन है? भील राजा पुंजा। तो इसके जो ध्यान रखना, ये जो वंश है वो किससे संबंधित बताया जाता है? सूर्य वंश से संबंधित बताया जाता है। जब आपने सूर्य वंश पढ़ा तो बताया था कि मैंने कि गुहिल वंश भी अपने आप को किससे जोड़ता है? सूर्य वंश से जोड़ता है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन। अबुल फजल जो अपना ग्रंथ लिखता है आईन ए अकबरी, उस आईन ए अकबरी में ये बताता है कि जो गुहिल वंश था मूल रूप से कोई और नहीं बल्कि एक ईरान से संबंधित था। कहाँ से बताता है? ईरान से संबंधित। ये बताता है कि ईरान में जिस प्रकार एक प्रतापी शासक हुआ नौशेर खान, क्या नाम है? नौशेरवा। तो यह नौशेरवा खान की ही संतान जो कि भाग कर इधर भारत की ओर आ गई थी, और वही गुहिल को बताता है। वो क्या बताता है? कि वही वो जो भाग कर जो एक लड़का आया था नौशेरवा खान का, और वो लड़का कहीं ना कहीं गुहिल था, और गुहिल के बाद में ये जो सब संपत्ति, जो सभी राजा हैं, और ये सभी राजा क्या बताता है? ईरान के वंश से संबंधित बताता है। तो ऐसा उल्लेख कौन करता है? अबुल फजल। कौन करता है? अबुल फजल। तो अबुल फजल, ये लिख लिया कंप्लीट। जो दृढ़ राखे धर्म का, तिहि राखे करतार का उल्लेख मिलता है ना। हो सकता है जैसे आप इसके अंदर एक शासक पढ़ते हो नरवाहन। नरवाहन के समय भी भील यहाँ प्रिय हो गए थे इस मेवाड़ के। लेकिन जब शुरुआती शासक पढ़ते हो
जिसके अंदर चित्रांगद और इनके समय तो उन्होंने तो इस पूरे प्रदेश में भीलों से मुक्ति दिलाई थी, है ना। तो वो अलग अलग बातें हैं। उस समय भी नरवाहन अल्लड़ के समय भी भील यहाँ के लोगों, ये जो शासक थे उनके प्रिय हो गए थे। लेकिन लास्ट में आप राणा प्रताप के समय तो खैर पढ़ते ही हो, एक पूरी टोली थी हरावल टोल, वो अलग बात। तो लिख लो अभी यहाँ पे, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गुहिल वंश का प्रादुर्भाव 566 ईस्वी, गुहिल वंश का प्रादुर्भाव 566 ईस्वी से मानते हैं। गुहिल वंश का प्रादुर्भाव एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, है ना। आप अगर ये चाहो कि सर एग्जैक्ट बता दो तो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों ने भी खूब प्रयास कर लिए, वो अपना अपना मत दे रहे हैं, है ना, कि ये ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुहिल वंश की उत्पत्ति 566 ईस्वी में बताई है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से बताई है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए 3 अभिलेखों का सहारा लिया, और 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कौन से वर्ष की है ये? 1460 की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। दूसरा, रसिया की क्षत्रिय अभिलेख, रसिया की क्षत्रिय अभिलेख 1264 के आसपास की है, चित्तौड़ से मिली है। और तीसरी है रणकपुर प्रशस्ति 1439, यही होगी। इन 3 अभिलेखों का सहारा लिया है, या इन 3 अभिलेखों के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण बताया है, या गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण से बताई है। क्योंकि इन तीनों लेखों में क्या बात मिलती है? बप्पा रावल को क्या बताया गया है? विप्र बताया गया। क्या बताया गया है? विप्रवंशीय। और विप्रवंशीय का मतलब है उन्हें विद्वान बताया जाता है। उन्हें विप्र का शब्द का अर्थ क्या है? विद्वान है। और जो ब्राह्मण पढ़ते हो, ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। प्राचीन काल में जब आप ऋग्वेदिक काल पढ़ते हो तो ब्राह्मण कोई एक जाति नहीं थी, ये एक उपाधि थी। जो कि कोई विद्वान लोग होता तो उससे ये उपाधि दी जाती थी, है ना। तो विद्वान या जो ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। खैर, आपने जो चतुवर्ण व्यवस्था पढ़ी उसके अंदर कहा गया है कि मुंह से उत्पत्ति जिस पुरुष की हुई है वो ब्राह्मण कहलाए, जिससे क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई है भुजाओं से हुई है, उधर से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो किसकी हुई है? वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से जिसकी उत्पत्ति वो शूद्र की। वो चतुर्वर्ण व्यवस्था है जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा, पुरुष सूक्त में, वो बात अलग है। लेकिन खैर, विप्र का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। तो ये इसी आधार पर इन्होंने इस विप्र वंशीय जो ये शब्द इसके अंदर मिलता है तीनों प्रशस्तियों में या तीनों लेखों के अंदर, उन्हीं के आधार पर गुहिलों को क्या बताया है? ब्राह्मण से उत्पत्ति बताई है। आगे लिख लो, ये कंप्लीट हो गया। विप्रवंशीय बताया है। कर्नल टोड, क्योंकि टोड ने जो अपना पहला ग्रंथ लिखा उसमें कहाँ का इतिहास मिलेगा? मेवाड़ का इतिहास मिलेगा। कहाँ का इतिहास मिलेगा? मेवाड़ का। क्योंकि ये 1829 में जो इनकी पहला ग्रंथ आया एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो किससे संबंधित था? मेवाड़ से संबंधित था। और कर्नल टोड अपने पहले ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में गुहिलों की उत्पत्ति किससे बताते हैं? वल्लभीपुर के शासकों से बताते हैं।